हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी क्राइम। आई एम खुशी आचार्य। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम 12th क्लास की ज्योग्राफी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमारी 12th क्लास की ज्योग्राफी में दो बुक्स है, एक तो भारत भौतिक पर्यावरण और दूसरा मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक एक पुस्तक है। तो आज से हम मानव भूगोल की मूलभूत सिद्धांत नामक बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का टॉपिक। ठीक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का, अब ये जो इसका जो सेंटर है वह क्या है, मानव। तो सबसे पहला जो इसका चैप्टर है उसका नाम क्या है, मानव भूगोल। इस भूगोल का के सेंटर में कौन है, मानव। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, उसका प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो अब हम समझते हैं मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं। ठीक है, मानव भूगोल में क्या क्या चीजें हैं उन सब का अध्ययन हम आज करेंगे। हम देखते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल की बेसिक जो परिभाषा है, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, जैव भूगोल, इन सब चीजों के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था। उसमें हमने देखा था मानव भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल क्या है, इन सब की कौन कौन सी शाखा है, इन सब चीजों का बेसिक अध्ययन हमने 11th क्लास में कर लिया। पर आज से हम मानव भूगोल एक स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल देखते हैं, मानव भूगोल आखिर क्या है। तो मानव भूगोल को समझने के लिए इसको हम कुछ पॉइंट्स से देखें। तो सबसे पहला, मानव भूगोल भौतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध का अध्ययन करता है। अब मानव भूगोल, भौतिक जगत कौन सा है, भौतिक जगत जो पर्यावरण से संबंधित है, जो हमारे पृथ्वी से संबंधित है। पृथ्वी से संबंधित कौन सा हो सकता है, जैसे कि पर्वत, पठार, नदियां, ये सभी क्या है, ये सभी भौतिक या फिर पर्यावरण से संबंधित है। तो ये क्या हो गया, भौतिक जगत। और मानवीय जगत, मानवीय जगत वह जगत जो मानव के द्वारा निर्मित है। ठीक है, मानव ने क्या कर दिया, मानव ने जो चीजें भी बना दी वे सभी चीजें किसमें आएगी, मानवीय जगत में। तो दो प्रकार की जगत। तो मानव भूगोल भौतिक और मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरा पॉइंट, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण और कारण। मानवीय परिघटना, अब जो ये हमारा मानव है ये कुछ न कुछ आए दिन क्या कर रहा है, नया करता है। और इस नए करने के प्रयोग में ये क्या कर रहा है, पृथ्वी को हानि पहुंचा रहा है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले, तो सबसे पहले हम देखें एग्जांपल में ग्रीन हाउस गैसें, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ये किस कारण हुआ, ये सब हुआ मानव के कारण। मानव के कारण कैसे, जैसे कि मानव ने फ्रीज का उपयोग करना, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हो गया, उससे बहुत सारी गैसेस निकली, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ जाती है, ओजोन में जाती है। ओजोन एक परत है, उसमें जाती है, जो समता मंडल में पाई जाती है। उसमें अब क्या हो गया, उस गैस के लगातार जाने से क्या हो गया, उस क्षेत्र में वहां पर एक छिद्र का निर्माण हो गया, क्योंकि बहुत सारी गैसें जा रही, क्योंकि वायुमंडल में क्या है, जो सब कुछ चीजें क्या है, संतुलित होती है। परंतु वो जब गैसें गई, उसने छिद्र कर दिया, तो उससे ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न हुई। इसका मूल कारण क्या है, मानव। तो सब चीजों के मूल में मानव ही है। तो मानव का अध्ययन होता है ना। तो मानव भूगोल में किसका अध्ययन होगा, मानव का। और तीसरा पॉइंट, विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक विभिन्नता कैसे पाई जाती है, जैसे कि जो ये हमारी पृथ्वी है, ये बहुत सारे जोन्स में बटी हुई है, बहुत सारे कटिबंधों में बटी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, तो उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, अब मान लो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु अलग है, तो वहाँ का समाज भी अलग होगा। यहाँ पर गर्म तापमान पाया जाता है, तो यहाँ पर का समाज कैसा होगा, गर्म जलवायु के अनुकूल होगा। और वही हम देखते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वहाँ का तापमान यहाँ के तापमान से बहुत ही अलग होगा। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार की सामाजिक विभिन्नता हो गई। और एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि हम भारत के लोग हैं, हमारा कल्चर कुछ अलग है। और दूसरा वहीं अगर देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, उसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो वहाँ के लोगों का भी उनकी जलवायु के अकॉर्डिंग उनका रहन सहन, खाना पीना सब कुछ अलग है, उनका कल्चर अलग है। तो ये क्या हो गई, ये सामाजिक विभिन्नता होगी। अब आर्थिक विभिन्नता कैसे, आर्थिक विभिन्नता को समझने के लिए हमें देखना होगा, जैसे कि किसी क्षेत्र की जलवायु अच्छी है, मान लो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर जैव विविधता बहुत ही सर्वाधिक पाई जाती है। जैव विविधता क्या होती है, जीवों में विविधता, बहुत सारे जीव वहां पर पाए जाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे की बहुत सारी प्रजातियां यहीं पाई जाएगी, जैसे मनुष्य की प्रजाति भी अलग अलग यहीं पाई जाएगी। और वही देखेंगे पेड़ पौधे, पशु,
यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। अब यहाँ पर अच्छे पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, जीव जंतु है, तो इससे भी ये क्या है, एक आय का स्रोत है। तो इससे क्या हो गई, ये आर्थिक विभिन्नता। किसी क्षेत्र में कहाँ की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो कहीं की थोड़ी खराब है, तो ये किस कारण से होता है, उसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। अब हम देखेंगे कि मानव भूगोल के विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले देखते हैं मानव भूगोल की परिभाषा में। सबसे पहली परिभाषा है फ्रेडरिक रेटजेल की। अब फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के थे, फ्रेडरिक रेटजेल थे जर्मन के, इन्हीं को बोला जाता है आधुनिक मानव भूगोल के जनक। तो फ्रेडरिक रेटजेल को कौन से नाम से जाना जाता है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक। मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल, जो कहाँ के निवासी है, वे जर्मन के निवासी। अब इनके अनुसार मानव भूगोल क्या है, इनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कैसे, इनके अनुसार मानव भूगोल कैसा है, मानव समाज, जो ये हमारे सभी मानव समाज और धरातल के बीच, धरातल पर भी किसका अध्ययन, धरातल के तत्वों का अध्ययन का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषण का अर्थ होता है एक दूसरे को परस्पर जोड़ के रखना, फिर उनके संबंधों का अध्ययन करना। तो यहाँ पर किसके संबंधों को परस्पर जोड़ के अध्ययन किया जा रहा है, मानव समाज और इसके धरातल की जो तत्व है उनमें क्या संबंध पाया जाता है, उसको हम मानव भूगोल में फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार पढ़ते हैं। इसमें फ्रेडरिक रेटजेल में इसमें पदार्थों के संश्लेषण पर जोर दिया गया, किस पर, संश्लेषण पर जोर दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी परिभाषा में, मानव भूगोल की कौन सी परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। तो मानव भूगोल की कौन सी परिभाषा, जो फ्रेडरिक रेटजेल ने दी थी, उस परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। अब हम देखते हैं दूसरी परिभाषा, जो कि इनकी ही एक स्टूडेंट है एलेन सैंपल, जो कि अमेरिका की है। उनके अनुसार क्या है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल। अस्थिर पृथ्वी, अब पृथ्वी अस्थिर कैसे होती है, इसको कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल ले। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये प्रतिक्षण कभी ना कभी, प्रतिक्षण क्या है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कभी इसमें भूकंप आ गया तो कभी ज्वालामुखी, कभी नदियां विसर्जन करती पड़ रही, कभी नदियों में बाढ़ आ रही है, तो कभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कभी पहाड़ टूट रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं से पृथ्वी क्या है, अस्थिर है, ठीक है। और क्रियाशील मानव, अब सभी समस्याओं की जड़ तो कौन है, मानव, ठीक है। तो ये मानव क्या क्रियाशील है, यह प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ये क्रियाशील मानव के बीच, अब इस तरह देखें तो पृथ्वी भी अस्थिर और मानव भी अस्थिर, क्योंकि मानव भी नहीं मानता, पृथ्वी भी नहीं मानती है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील, जब दोनों ही चीजें अस्थिर है तो परिवर्तन तो हमेशा होगा ही। तो इनके अनुसार अगर इनकी परिभाषा क्या हो गई, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल। इसमें इनकी जो परिभाषा है एलेन सैंपल की, इसको नियतिवाद परिभाषा या निश्चयवाद परिभाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियतिवाद परिभाषा। नियतिवाद परिभाषा किसकी है, एलेन सैंपल की। तो अब हम तीसरी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। तीसरी परिभाषा जो है यह पोल विडाल डी ला ब्लाश की परिभाषा है। कौन, पोल विडाल डी ला ब्लाश, जो कहाँ की निवासी है, वो फ्रांस की निवासी है, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक नई विचारधारा है, इन दोनों से हटके फ्रेडरिक रेटजेल और एलेन सैंपल से हटकर एक नई परिभाषा देते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जो मनुष्य है उनके संबंधों का अध्ययन होता है इसमें। तो हम देखते हैं इनकी परिभाषा, पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है इसमें, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के संबंधों का संश्लिष्ट ज्ञान शामिल। अब ये संश्लिष्ट ज्ञान क्या होता है, संश्लिष्ट ज्ञान यानी कि एक्यूरेट ज्ञान। एक्यूरेट क्या है, सटीक ज्ञान, एकदम सत्य, एकदम अटल सत्य है, ठीक है, उस प्रकार का ज्ञान ये क्या करते हैं, संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है, जिसमें कौन सा ज्ञान, किसका ज्ञान,
तो कौन सा ज्ञान? पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। ये जो हमारी पृथ्वी है इसको कौन से बल नियंत्रित कर रहे हैं? तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और तो इस पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, ठीक है, इन दोनों का जो संश्लिष्ट ज्ञान, एक्यूरेट जो भी ज्ञान है, उन सभी का ज्ञान इसमें शामिल है। किसकी परिभाषा में? पोल विडाल डी ला ब्लाश की परिभाषा। इससे पहले हमने एलन सैंपल की परिभाषा देखी थी, जिसमें किसका भाव, जिसमें प्रकृति का प्रभाव था। एलन सैंपल की परिभाषा में, सैंपल की परिभाषा में प्रकृति का प्रभाव था। और इनकी परिभाषा में क्या है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि एलन सैंपल की परिभाषा थी, उसमें अब कौन से लेखक की मानव भूगोल की परिभाषा में किसका प्रकृति का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है? तो एलन सैंपल की परिभाषा में। वही देखते हैं हम पोल विडाल डी ला ब्लाश की परिभाषा में। तो पोल विडाल डी ला ब्लाश की जो परिभाषा है, इसमें मानव का प्रभाव ज्यादा है। और इनकी जो ये विचारधारा है, इसको संभववाद विचारधारा के नाम से जाना जाता है। कौन सी परिभाषा? संभववाद विचारधारा। विचारधारा यानी कि परिभाषा हो गई एक तरह से विचारधारा। इन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए उनको संभववाद नाम दिया। क्या नाम दिया? संभववाद। अब हम मानव भूगोल से संबंधित चौथी परिभाषा देखते हैं। चौथी परिभाषा किसकी है? ग्रिफिथ टेलर की। टेलर यानी कि दर्जी। अब इनकी जो ये परिभाषा है, रुको और जाओ निश्चयवाद परिभाषा कहलाती है। रुको और जाओ परिभाषा, ये क्या बोलते हैं? अगर तुम्हें परिभाषा को सिलवाना है, ठीक है, ये परिभाषा की ये टेलर है, तो ये क्या कर रहे हैं? परिभाषा को नई परिभाषा बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? दो परिभाषा को जोड़ रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि तुम्हें अगर परिभाषा को सीखना है, ठीक है, परिभाषा को सिलवाना है, तो तुम रुक सकते हो, अगर नहीं सिलवाना है तो तुम जा सकते हो, ठीक है। तो तुम निश्चय कर लो कि तुम्हें परिभाषा को सिलवाना है या फिर क्या करना है, नहीं सिलवाना, तो तुम जा सकते हो। तो इनकी परिभाषा क्या कहलाई? रुको और जाओ निश्चयवाद, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नव निश्चयवाद, ठीक है। रुको और जाओ के जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। इनकी परिभाषा को नव निश्चयवाद परिभाषा भी बोलते, क्योंकि इन्होंने क्या किया? नीतिवाद, जो निश्चयवाद जो परिभाषा थी एलन सैंपल की, ठीक है, उनको भी तो नया कर दिया है, तो नव निश्चयवाद परिभाषा हो गई। तो इनकी परिभाषा क्या कहलाती है? नव निश्चयवाद परिभाषा या फिर रुको और जाओ परिभाषा। अब ये ग्रिफिथ टेलर, ये भी अमेरिका के, और एलन सैंपल कहाँ की थी? एलन सैंपल भी अमेरिका की। तो ग्रिफिथ टेलर कहाँ के निवासी है? अमेरिका के। अब इनकी परिभाषा क्या है? इनके अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो उसको देखते हैं। तो इनके अनुसार प्रकृति के नियमों की पालना करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रकृति के जो नियम है, ठीक है, उसके अनुसार ही हम कार्य करें। मतलब इसमें क्या होगा? हमें पृथ्वी के अनुसार रहना है, ठीक है, और पृथ्वी को इतनी हानि नहीं पहुंचानी है कि उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, जिससे हमें क्या हो जाए? नुकसान हो। तो इस प्रकार का हमें कार्य नहीं करना है। तो प्रकृति को हानि पहुंचाए बिना हमें क्या करना है? विकास करना है। तो पृथ्वी को हानि पहुंचाए बिना संभावनाओं का विकास, संभावनाओं का विकास, नई नई अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज, हमें कुछ ऐसी चीज करनी है जिससे क्या होगा? हम प्रकृति को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि कुछ ऐसी विधियां अपनाएंगे जिससे प्रकृति को भी हानि नहीं पहुंचे, हमारा कार्य भी हो रहा है। तो इनकी परिभाषा में यही है, जिसमें मानव और प्रकृति के बीच में क्या है? समायोजन या संतुलन स्थापित होता है। यही इनकी नव निश्चयवाद, रुको या जाओ निश्चयवाद। ये जो परिभाषा थी, इन्होंने कौन सी परिभाषा को सीला? जो संभववाद विचारधारा थी, पॉल विडाल डी ला ब्लाश की और एलन सैंपल की नीतिवाद जो परिभाषा थी, उन दोनों को इन्होंने जोड़कर सिल कर क्या कर दिया? एक नई परिभाषा बनाई, जिसे रुको या जाओ निश्चयवाद या फिर नव निश्चयवाद परिभाषा कहते हैं। इससे पर्यावरण को हानि पहुंचाए, प्रकृति के नियमों की पालना करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना संभावना का भी विकास किया जा सकता है। और मानव प्रकृति के साथ समायोजन क्या कहलाता है? वो इनकी ग्रिफिथ टेलर की नव निश्चयवाद परिभाषा। अब हम देखते हैं हमारी जो ये बुक है, इस बुक में दो कॉन्सेप्ट और दे रखे हैं, जिसमें है एक तो मानव का प्रकृतिकरण और पृथ्वी का मानवीकरण। मानव का प्रकृतिकरण क्या है? मानव का प्रकृतिकरण,
अब कहीं ना कहीं कुछ तो वर्ड समझ आ ही रहा है। मानव का प्रकटीकरण यानी कि मानव पृथ्वी पर निर्भर है। ठीक है, प्रकटीकरण कैसे होगा? मानव पूरी तरह से पृथ्वी पर ही निर्भर है। ठीक है, सब कुछ उसके लिए अन्नदाता कुछ भी है, सब कुछ प्रकृति है। तो प्रकृति कैसे? जैसे शुरू शुरू में जो आदि मानव था वही पृथ्वी को सब कुछ मानता था। उसने विशाल जन्ने देख लिए तो वो क्या करने लग गया? जल की पूजा करने लग गया। उसने क्या देखा? सूर्य देवता को देखा। ठीक है, भगवान सूर्य को देख लिया उसने। तो सूरज को देखने पर उसे क्या लगा कि इसमें तो इतनी सारी अग्नि है। उसने उनका विशाल स्वरूप देखा जब आदि मानव ने, तब उसने अग्नि की पूजा करना यानी कि सूर्य की पूजा स्टार्ट कर दी। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी के इतने भयंकर रौद्र रूप को देखा, जैसे कि नदियों में बाढ़ आ गई। तो अब नदियों में बाढ़ आ गई तब उनको क्या लगा कि ये पृथ्वी क्या है? सब कुछ है, यह एक देवीय स्वरूप है इनका। तो इस तरह से क्या हुआ? पृथ्वी का ये लोग क्या मानते थे? आदि मानव पृथ्वी ही सब कुछ है। तो इसमें जो मानव होता था वह पृथ्वी का दास बन के रहता था। तो अब देखते हैं पृथ्वी का मानवीकरण क्या है। इसको हम पर्यावरणीय निश्चयवाद भी बोलते हैं। अब पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? ठीक है, मानव का प्रकटीकरण। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद की अगर हम परिभाषा देखें तो आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद बोलते हैं। आदिम जो मानव समाज था और जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसके बीच में कौन कौन सी क्रियाएं हुई उसको ही हम क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद। और दूसरा, पृथ्वी पर नितांत या आवश्यकता की स्थिति थी। पृथ्वी पर नितांत आवश्यकता, उस समय मानव को प्रकृति की बहुत ही आवश्यकता थी। तो ये क्या है? पृथ्वी पर नितांत आवश्यकता की स्थिति है। इसमें जो मानव है स्वयं को प्रकृति का दास मानता है। अब हम देखते हैं प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण क्या है? अर्थात इसमें जो हमारा मानव है वह पृथ्वी पर क्या करता है? शासन कर रहा है। एक प्रकार से पृथ्वी को शासित कौन कर रहा है? मानव। तो पृथ्वी का मानवीकरण, इस पर मानव ही सब कुछ है। इस मानव ने क्या कर दिया? इस पृथ्वी पर संपूर्ण अधिकार कर लिया। इस तरह क्या हो गया? प्रकृति का मानवीकरण हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं प्रकृति का मानवीकरण क्या है। तो प्रकृति के मानवीकरण को संभववाद विचारधारा बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म। संभववाद विचारधारा, अभी तो हमने इसका नाम सुना था। संभववाद विचारधारा किसकी है? अभी बताया था मैंने किसकी है। पॉल विडाल डी ब्लाश की परिभाषा है संभववाद परिभाषा। अभी संभववाद विचारधारा क्या है इसको देखते हैं। तो इसके अनुसार प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उनका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। अब प्रकृति कैसे अवसर प्रदान करती है? मान लो प्रकृति के पास नदियां है, तो प्रकृति ने हमें क्या दी? नदियां दी, जिससे हमें जल प्राप्त हुआ। अब मानव ने क्या कर दिया? उस पर कृत्रिम रूप से बहुत सारे एनीकट बना दिए, उससे जल विद्युत ऊर्जा निकाल ली। तो इस तरह से प्रकृति अवसर प्रदान करी। प्रकृति ने क्या अवसर प्रदान किया? हमें नदी, और हमने उसका क्या उपयोग किया? मानव धीरे धीरे उपयोग कर रहा है। तो क्या उपयोग कर रहा है? जैसे उसे जल विद्युत ऊर्जा निकाल ली, और फिर क्या हो जाता है? इस तरह प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। तो यही परिभाषा है संभववाद विचारधारा, जिसके जनक कौन है? पॉल विडाल डी ब्लाश। कौन है? पॉल विडाल डी ब्लाश। अभी पढ़ा था ना हमने। इसमें जो मानव है वह प्रकृति के दास के रूप में रहता है। इसमें मानव क्या मानता है? स्वयं को प्रकृति का दास मानता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं 1970 के दशक की कुछ अवधारणाओं के बारे में, कुछ विचारधाराओं के बारे में। 1970 के दशक में कुछ परिभाषाएं आई, तो उन सबको हम पढ़ेंगे अभी। तो कौन कौन सी परिभाषाएं आई है देखते हैं। तो सबसे पहली विचारधारा है कल्याणपरक या फिर मानवतावादी विचारधारा। अब ये कल्याणपरक और मानवतावादी विचारधारा क्या है? कल्याणपरक विचारधारा ऐसी जिसका संबंध किससे हो? मानव जीवन के विभिन्न पक्ष। कौन से पक्ष? कल्याण से संबंधित। अब ये कल्याण से संबंधित पक्ष कौन से होते हैं? जिससे मानव का कल्याण होता है, वे पक्ष मानव के कल्याण से संबंधित पक्ष। इसका संबंध किससे है? कल्याणपरक या फिर मानवतावादी। मानवतावादी, अब मानवतावादी में क्या आता है? मानव कैसा होना चाहिए? दयावान होना चाहिए। तो उसी तरह इसमें किसका अध्ययन होगा? सामाजिक कल्याण का होगा। सामाजिक कल्याण, दया होगी तभी सामाजिक कल्याण होगा। तो सामाजिक कल्याण से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किसमें होता है? कल्याणपरक या फिर मानवतावादी विचारधारा में। दूसरी परिभाषा है आमूलवादी या फिर रेडिकल परिभाषा। ये आमूलवादी जो रेडिकल परिभाषा है, इसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। अब ये देखते हैं
कि ये कार्ल मार्क्स की सिद्धांत कौन कौन से है। इसमें ये जो परिभाषा है इसमें निर्धनता के कारण और सामाजिक असमानता, ये इसका संबंध है निर्धनता के कारणों से और सामाजिक असमानता से। अब ये जो हमारा भारत है, मान लो, ठीक है, इस भारत में निर्धनता क्यों उत्पन्न हो रही है उसको देखने के लिए हमें आमूलवादी विचारधारा का उदय हुआ। ठीक है, तो निर्धनता के कारण और सामाजिक असमानता। अब मान लो भारत में लोग अगर निर्धन है तो वहाँ पर आर्थिक असमानता उत्पन्न होगी। जैसी हमारी आर्थिक असमानता होगी वैसी हमारी सामाजिक असमानता होगी। जैसे कि लोग आर्थिक रूप से कमजोर है तो सामाजिक रूप से भी कमजोर होंगे, उनका समाज कमजोर होगा। तो अब निर्धनता के कारण और सामाजिक असमानता से इसका संबंध है और इसमें किसका उपयोग किया गया है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तीसरी परिभाषा है व्यवहारवादी विचारधारा। ये क्या है इसको देखते हैं। तो व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव, धर्म एवं प्रजाति पर आधारित सामाजिक वर्गों के दिक् काल पर जोर दिया गया है। अब हम देखते हैं समय के गलियारे से मानव भूगोल, अर्थात जो ये मानव भूगोल है, समय जो है किस किस स्टेज से गुजरा है, समय के विभिन्न गलियारों से मानव भूगोल किस प्रकार से विकसित हुआ, मानव भूगोल के विकास का क्रम क्या है, उसको अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले इधर मैंने समय अवधि लिख रखी है और दूसरा लिख रखा है इधर नीचे उपागम। समय अवधि यानी कि कौन कौन से युग या फिर स्टेज से गुजरा है उसका समय, और अभी लिखिए इधर नीचे उपागम। उपागम होती है तकनीक, किसी भी चीज को जानने का जो तरीका है, उसको जानने का जो प्रक्रिया है वह है हमारा उपागम। तो सबसे पहला जो हमारा है युग प्रारंभिक उपनिवेश युग। प्रारंभिक उपनिवेश, अभी उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश होता है कोई भी, जैसे कि कोई देश है वह दूसरे देश को अपना गुलाम बना रहा है तो उसको हम उपनिवेश कहेंगे, गुलाम बनना उपनिवेश कहलाएगा। तो सबसे पहला प्रारंभिक उपनिवेश युग। तो इसका जो उपागम या फिर जो तकनीक है वो कौन सी है, अन्वेषण और विवरण। ये एग्जाम में आता है, जैसे कि अन्वेषण और जो विवरण है यह किसकी तकनीक है, कौन से युग की तकनीक है, तो उत्तर ये प्रारंभिक उपनिवेश युग की तकनीक है। अब अन्वेषण क्या होता है, उस समय देखो लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को उपनिवेश बनाना चाहते थे, तो वो क्या कर रहे थे, एक देश से दूसरे देश पर गए, वहां की खोज करते हुए गए। पहले कुछ ऐसे साधन नहीं थे तो वो क्या करते थे, दूसरे देशों की खोज में जाते थे, तो अन्वेषण कर रहे थे। फिर उनका क्या करते थे, विवरण। तो अन्वेषण और विवरण किसकी तकनीक है, उपागम है, तो किसकी तकनीक है, ये प्रारंभिक उपनिवेश युग की। अब आता है हमारा उत्तर उपनिवेश युग, जिसकी उपागम क्या है, प्रादेशिक विश्लेषण। इस उपागम में, इस युग में किया जाने लगा कि जो ये हमारा प्रादेशिक विश्लेषण, एक प्रदेश का, एक पर्टिकुलर प्रदेश का विश्लेषण किया जाने लगा। और फिर आता है हमारा 1930 का दशक, इसमें क्षेत्रीय विभेदन का अध्ययन किया गया। अब ये विभेदन क्या चीज है, विभेदन होती है किसी भी चीज की विभिन्नता, विभेदन अर्थात विभिन्नता का अध्ययन। तो उस समय जो क्षेत्रों में जो विभिन्न विभिन्नताएं पाई जा रही थी, उन क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन ही क्या था, इस 1930 के दशक की उपागम या तकनीक थी। फिर आता है हमारा 1950 से 1960 का दशक। अब 1950 से 1960 के दशक में स्थानिक संगठन का अध्ययन किया जाने लगा। मान लो ये राजस्थान है, इस राजस्थान में एक जिला है उदयपुर, अब ये एक स्थान हो गया, तो उस समय इस तरह एक स्थानिक संगठन का अध्ययन प्रारंभ हो गया था। और इसी समय क्या हुई, मात्रात्मक क्रांति हुई। और क्या हुआ, प्रौद्योगिकी, जो भी प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, 1950 से 1960 के दशक में। ठीक है, फिर आता है हमारा 1970 का दशक। अब ये 1970 के दशक में अभी हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, मानवतावादी और ये कल्याणपरक विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा। तो वही विचारधारा 1970 के दशक में जन्म लेती है। फिर उसके बाद आता है 1990 का दशक, इसको कहते हैं उत्तर आधुनिकवाद युग। ठीक है, उत्तर आधुनिकवाद युग बोलते हैं। इसमें वैश्विक जो सिद्धांत है उनको मानवीय संदर्भ में समझा जाने लगा, वैश्विक सिद्धांतों को स्थानीय संदर्भ में समझा जाने लगा। तो 1970 के दशक में क्या हुआ, वैश्विक सिद्धांतों को स्थानीय संदर्भ में समझा जाने लगा।
आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैंने जो पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट